अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपका दोस्त अली रज़ा। और आज का जो हमारा टॉपिक है, हम नेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, हाउ टू गेट एडमिशन इन नेस्ट यूनिवर्सिटी। और इस टॉपिक को हमारे साथ जो कवर करेंगे वो मिस्टर अब्दुल्ला साहब हैं, अब्दुल्ला ज़हीर साहब, जो कि अभी करंटली नेस्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। और आज हम इनसे जानेंगे कि हम नेस्ट यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उनके एनटीएस या एनईटी जो होता है उसका क्या प्रोसीजर होता है, कौन सी बुक्स होती हैं, उनके स्कॉलरशिप्स और उनकी फीस स्ट्रक्चर के बारे में, हॉस्टल अवेलेबिलिटी के बारे में, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में जानेंगे। और सबसे पहले तो हम अब्दुल्ला ज़हीर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से कुछ टाइम निकाला और हमारे व्यूवर्स को गाइड करेंगे आज। और हम वेलकम करते हैं आपका, अब्दुल्ला साहब। और बहुत सबसे पहले शुक्रिया। हम अब्दुल्ला साहब आपसे जानना चाहेंगे कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपने कौन सी अचीवमेंट की और कहाँ से आपने अपनी एफएससी मैट्रिक की और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो लिहाजा आपका शुक्रिया, आपने मुझे जो है इनवाइट किया अपने चैनल पर। तो बाकी ये है कि आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट भावलनगर, और मेरी स्कूलिंग जो थी वो एपीएस गैरिजन से थी, जो हमारे भावलनगर कैंट में है। मैट्रिक मैंने वहाँ से की है। उसके बाद एफएससी जो है वो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज भावलनगर से की थी, और एफएससी प्री इंजीनियरिंग में थी मेरी। तो उसके बाद जो है आई गॉट एडमिशन इन नस्ट। तो नाउ आई एम इन थर्ड ईयर एंड माय डिग्री इज इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो अब मैं उसको परसू कर रहा हूँ इस वक्त नेक्स्ट पे, और ये मेरा 6th सेमेस्टर है, थर्ड ईयर मेरा स्टार्ट हो चुका है। सही सही सही, अच्छा। अब्दुल्ला जहीर साहब, आपने नस्ट को ही क्यों चूज किया? हमारे यहाँ डिफरेंट और भी यूनिवर्सिटीज हैं, नस्ट भी काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, जैसे फास्ट होगी, कॉमसेट्स होगी, जी जी। लम्स होगी। तो आप वहाँ पे क्यों नहीं गए, आपने नस्ट ही क्यों चूज की? सर एफएससी के बाद जो था वो, जैसे कि हर बच्चे का एक ड्रीम होता है, मेडिकल वालों का ड्रीम होता है कि उसने किंग एडवर्ड में जाना है, ठीक है। और उसके बाद वो जो है ना उस तरह के मेडिकल कॉलेजेस की तरफ निकलता है। तो मैं क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, तो मुझे था कि कोई अच्छी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाना है। अप्लाई मैंने किया था कॉमर्स में, एयर यूनिवर्सिटी में, लेकिन मेरी जो एक कह लें दिल की ख्वाहिश थी और एक ड्रीम था वो नस्ट ही था। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह तो ये है सर कि आप इसकी रैंकिंग चेक कर सकते हैं। नेस्ट इज द नंबर वन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान इन थ्री डोमेन्स। तो टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंसेज एंड नेचुरल साइंसेज। तो इसके अंदर पाकिस्तान में फिलहाल नस्ट का कोई कंपटीटर जो है वो इस वक्त नहीं है, क्योंकि ये अपनी रैंकिंग में नंबर वन है। इसके बाद अगर हम देखें तो वर्ल्ड लेवल पे टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में नस्ट का नंबर आता है पाकिस्तान में से जो है। और उसके अलावा एशिया के अंदर से ये अंडर 70 जो है ना पोजीशन पे, आई थिंक 76 पे लाई करती है क्यूएस रैंकिंग में। तो रैंकिंग एक ऐसी चीज होती है जिससे आप किसी भी चीज के बारे में जो है ना वो जान सकते हैं कि वो कहाँ रैंक कर रही है, कोई भी इंस्टीट्यूट कहाँ स्टैंड करता है। तो ये रैंकिंग हमारे सामने है। और बाकी जो है वो जो है ना यहाँ आके ही पता चला, इससे पहले कोई इतना आइडिया नहीं होता था नस्ट का, बस नाम सुना हुआ था और बाकी ये रैंकिंग थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें एडमिशन हुआ है, तो अब यहाँ आके तो पता चला है कि ये कैसी यूनिवर्सिटी है उनको। सही सही। अच्छा अब्दुल्ला साहब, आपका एडमिशन हो गया, आपने जो जब स्टार्ट किया लिया था मीन्स के एडमिशन के लिए अप्लाई करना था, तो आपने किस तरह अप्लाई किया? उसमें ऑनलाइन अप्लाई किया या फिजिकली आपको जाना पड़ा? इसका क्या प्रोसीजर है, ये थोड़ा सा बता दें। अच्छा सर, ये पहली बात तो ये है कि नस्ट जो है ना वो इस तरह के है कि इंस्टीट्यूट है कि ये किसी और एंटी टेस्ट को नहीं मानता। इनका अपना एक एंटी टेस्ट होता है जिसको एनईटी कहा जाता है, नस्ट एंटी टेस्ट। और इसकी खूबी ये है कि नस्ट आपको 3 चांसेस देता है नस्ट में एंटर होने के लिए, ठीक है। इनका जो टेस्टिंग सिस्टम है वो एक बहुत ही बेहतरीन टेस्टिंग सिस्टम है, कंप्यूटराइज, कंप्यूटर बेस्ड है। तो इसमें ये होता है कि सबसे पहले आपने, जब आप अपने सेकंड ईयर में होते हैं ना, तो दिसंबर के अंदर इसका NET 1 की रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाती है इनकी वेबसाइट पे। आप नेस्ट की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आप जाके जो है ना सर्च करें, NET का पोर्टल होता है, वहाँ पे आप अपना अप्लाई करें। तो 2019 के अंदर जब मैंने अप्लाई किया था तो इसकी फीस तकरीबन 3,000 होती थी। आपने वो जब वहाँ पे आपने अपना चालान जनरेट करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता रहा हूँ ताकि व्यूअर्स के लिए ईजी हो जाए। तो वहाँ पे आपका बेसिकली एक अकाउंट बनता है, अकाउंट का अपना एक पासवर्ड जनरेट होता है। उसके बाद आपका जनरेट चालान बनता है, चालान के बाद जो है ना आपने उसमें पे जो है ना पे करके तो आपका वो प्रोग्रेस में आ जाता है। अब उसके अंदर जो है ना उससे रिलेटेड मैं 2-3 चीजें जो है ना वो क्लियर करना चाहता हूँ। नंबर एक चीज ये होती है कि वहाँ पे आपकी ना जो सबसे मेन चीज होती है, जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं, कि वहाँ पे ना आपसे प्रेफरेंसेस मांगी जाती हैं। 9 प्रेफरेंसेस का एक टेबल होता है, तो उसमें कहा जाता है कि आप अपनी प्रेफरेंस डिसाइड करें। तो अक्सर बच्चे ये करते हैं कि वो प्रेफरेंसेस में गलती करते हैं, सबसे ऊपर जो है वो लोअर मेरिट वाली इंजीनियरिंग रख देते हैं।
ठीक है ना, लाइक जैसे अब हमें पता है कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का मेरिट हाई है, तो आप सबसे ऊपर अगर केमिकल प्लेस कर देंगे तो आपका पहले एडमिशन उसमें हो जाएगा, सही। फिर आपको दूसरे में चांस नहीं मिलेगा। तो ये एक चीज होती है, ये जब भी आप करने लगे ना प्रेफरेंसेस फॉर्म फिल, तो आपको चाहिए किसी सीनियर से गाइडलाइन लें, ताकि वो आपको गाइड कर सके कि किस हवाले से करना है। उसके बाद ये होता है कि दिसंबर में इनका पहला टेस्ट होता है। टेस्ट करने के बाद जो है ना वो इनका तकरीबन जैन के शुरू में, जनवरी शुरू में, दिसंबर एंडिंग में जो है ना इनका एक टेस्ट सीरीज का आगाज होता है, जो कि NET 1 कहलाता है। इस तरह ये 3 सीरीज चलती हैं, दिसंबर जनवरी में होती है, फिर एक जो मार्च में आती है, और जो तीसरा सीजन है वो इनका तकरीबन मई जून में जो है ना वो आ जाता है। सही। 3 दफा टेस्ट होते हैं, आप तीनों देना चाहें तीनों दें, एक देना चाहें एक दें, उसमें आपने जो है ना हाईएस्ट स्कोर लेना है, और उसके अगेंस्ट आपका जो है वो मेरिट बन जाता सही। है। ये इनका एक प्रोसीजर है। सही। सही। अच्छा, तो अभी आपने बताया कि इनका अपना ही NET होता है, ठीक है, NTS को जी नहीं ये बिल्कुल। मानते, ठीक हो गया। नहीं अच्छा, सर। तो इस NET के हम जाने से पहले, उस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि हमें जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, आया कि किसी के 80% हुए, किसी के 70, किसी के 50, तो सिर्फ जी जी। हम उस टेस्ट को देने के लिए हमारे पास कितने मार्क्स होने चाहिए कि हम सिर्फ उस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं कि यार सिर्फ हम इस टेस्ट को दे सकते हैं? सिलेक्ट होना तो बात की बात है। सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ना वो इनका काफ़ी इजी है। 60% मार्क्स आपके हों मैट्रिक में, और आपके जो है ना फर्स्ट ईयर में। अच्छा। इनका जो टेस्ट होता है, क्योंकि वो सेकेंड ईयर के टेस्ट से, सेकेंड ईयर के रिजल्ट से पहले हो जाता है, तो अच्छा। इसलिए इनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट मैटर करता है। ठीक है, अगर आपके फर्स्ट ईयर में मार्क्स अच्छे हैं तो आपके ज्यादा चांसेस बन जाते हैं और कि आप इसमें आए। इसके अंदर जो है ना इनके टेस्ट की वही वेटेज होती है जो MCAT में होती है हमारे पास। सॉरी, सही। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डिफाइन कर दूं फिर से, 60% मार्क्स इन मैट्रिक एंड फर्स्ट ईयर सही। इज सही। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अप्लाई इन दस। तो सही। उसके बाद इनका जो है ना वो टेस्ट का बनाते हैं, इनका जो एग्रीगेट होता है उसके अंदर ये करते हैं 10% मैट्रिक और 20%, 30% FSC और 50% इनकी अपनी वेटेज होती है टेस्ट की। सही। 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 उसकी बेस पे जो है ना ये आपको मेरिट नंबर अलॉट करते हैं, और फिर वो आगे सिस्टम सारा चलता ठीक है। है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी आपने हमें बताया कि इसका एलिजिबल क्राइटेरिया 60% होता है। अच्छा, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो NET, जो नेस्ट का अपना ही टेस्ट होता है, उसमें जी हम जी। कहाँ से तैयारी कर सकते हैं? उनकी बुक्स कौन सी होती है और कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर इनका जो टेस्ट होता है, अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं ना, अगर आपने प्री इंजीनियरिंग किए हैं, तो आपका ये होगा कि आपका 80% मैथ होगा, 80 नंबर आपके मैथ के होंगे। उसके बाद जो है ना आपका फिजिक्स जो सबसे ज्यादा मैटर करती है, मैथ एंड फिजिक्स की 80 और 60, 140 मार्क्स आपको ये दो सब्जेक्ट की देंगे। ठीक है। इसके बाद आपके पास केमिस्ट्री या 30 मार्क्स की, 20 इंग्लिश, और 10 नंबर जो होते हैं ना वो इंटेलिजेंस के होते हैं, मीन्स के 10 MCQs। सही। ये है आपका NET का पैटर्न। अब इसमें ये होता है कि इसके अंदर आपके पास जो क्वेश्चन है ना वो सेम टू सेम MCQs बेस होते हैं। 4 ऑप्शन होंगे, आपने अपना जो है ना वो, जो आपने राइट ऑप्शन है आपने सेलेक्ट करना है। इसकी जो है ना स्टैंडर्ड कुछ इस तरह का होता है कि थोड़े से ट्रिकी होते हैं और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ठीक है। एक बात मैं और बताता चलूं, NET दो जो है ना 3 घंटे का टेस्ट है, 200 मार्क्स का। तो हम्म। इसके अंदर एक टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की फैक्टर है जो इसके अंदर मैटर करता है। सही। तो सही। आपके पास 80 मार्क्स आपके आएंगे मैथ्स में से, 60 फिजिक्स में से, और उसके बाद 30 केमिस्ट्री और 20 इंग्लिश, और 10 जो है वो इंटेलिजेंस के ऑनवर्ड्स आ जाएंगे। ठीक। ठीक। तैयारी के लिए सर इसका होता है कि जो बच्चा तो फर्स्ट ईयर को जो है ना वो थॉरोली रीड कर ले, मैथ्स उसके फॉर्मूले क्लियर हो, कंसेप्ट क्लियर हो, क्वेश्चंस तो उसने एक्सरसाइजेस किए हो, नो प्रॉब्लम। ठीक अच्छा। है। केमिस्ट्री के अंदर भी मेमोरी पे चल जाता है काम, कोई मसला नहीं होता। मैं अभी मेजर सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री। जो आप तक आता है ना सब्जेक्ट फिजिक्स, वो बहुत मैटर करता है। उसमें मसला ये होता है कि वो आपके पास 50 to 60% होता है न्यूमेरिकल बेस, और न्यूमेरिकल फिजिक्स के जो है ना वो काफी हद तक ट्रिकी होते हैं, तो उनकी तैयारी जो है वो बहुत जरूरी होती है। तो इसके अलावा इनके जो है ना वेबसाइट्स पे काफी जगहों पे पास्ट पेपर्स इनके मिल जाते हैं। एज सच पास्ट पेपर NET का नहीं मिलता, लेकिन उससे मिलते जुलते। तो ये था कि इनकी डोगर वालों की गाइड्स होती हैं, आप वो ले सकते हैं। उस तरह का जो भी मटेरियल आपको अवेलेबल हो, NTS गाइड्स होती हैं, NET के नाम से भी गाइड्स होती हैं, तो आप उनसे जो है ना वो अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं। सही। लेकिन सही। वाहिद सोर्स जो है वो इनका सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक्स होती हैं। सही। अगर आप कहें जी ये कहीं और से आ गया जी, टेक्स्ट बुक के बाद से आ गया, तो ये नहीं हो सकता। सिलेबस टेक्स्ट बुक की है।
ठीक ठीक। यानी आपके कहने का मतलब है हमें फर्स्ट ईयर बड़े अच्छे तरीके से पढ़नी चाहिए, सेकंड ईयर बड़े अच्छे तरीके से पढ़नी चाहिए, और जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वही चीजें सारी इसमें रिपीट हो रही होती हैं, कोई भी बायो से बिल्कुल चीज ऐसे ही, नहीं बाहर बिल्कुल होती। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही। तो हमें यहाँ पे बताइएगा कि यहाँ पे आपने बताया जी इंजीनियरिंग वालों के लिए इस तरह का टेस्ट हो जाता है, ठीक है। अब जो देखिए नस्ट सीएस के लिहाज से भी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, और बिल्कुल आया कि उसमें और भी डिपार्टमेंट्स होंगे, तो उसके बारे में थोड़ा बताइएगा कि उनका क्या सेम ही टेस्ट होता है या उनके डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं। सर, इंजीनियरिंग आपके पास जो भी है ना, इसके अंदर सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इन सारों के, और कंप्यूटर साइंसेज है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, और 2-3 साल हो गए हैं जो नस्ट है वो मटेरियल इंजीनियरिंग ऑफर कर रहा है कोर्स, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हमारा है। तो इन सारे इंजीनियरिंग का यही सिलेबस होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो नस्ट के अंदर है कि जो है ना मैनेजमेंट कोर्सेज हैं, नेचुरल साइंसेज की डिग्रीज हैं, तो उनका टेस्ट जो है ना वो थोड़ा उनके सिलेबस के डिपेंड करता है। कि हम्म। अगर एक स्टूडेंट आईकॉम जो है वो उस जो है ना बैकग्राउंड से आ रहा है, तो उसको आईकॉम वाले को जो है वो मैथ, स्टैट, इकोनॉमिक्स, ये चीज़ों का टेस्ट होगा उसका, ठीक है। और अगर एक मैं यहाँ पे और एक क्लैरिटी करना चाहता हूँ कि अक्सर बच्चे सोचते हैं कि नस्ट जो है वो एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, तो बायो वालों को यहाँ कोई स्कोप नहीं है। हम्म। तो ये गलत बात है। बायो वालों की एक बहुत ही बेहतरीन डिग्री है बायोटेक्नोलॉजी, अच्छा वो अच्छा। यहाँ पे ऑफर की जाती है। 4 साल का प्रोग्राम होता है, बीएस बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे उनका एक पूरा स्कूल है, बायो अप्लाइड साइंसेज है। तो ये 2-3 प्रोग्राम्स हैं जो बायो वालों के लिए स्पेशल ऑफर किए जा सकते हैं। उसके अलावा जो मेडिकल बैकग्राउंड से हैं वो आपके पास नेचुरल साइंसेज में जा सकते हैं। बीएस केमिस्ट्री का यहाँ पे बहुत अच्छा जो है डिपार्टमेंट है, जो उनको जो है ना वो होल्ड कर सकता है। तो इस तरीके से जो है ये मुख्तलिफ डिपेंड करता है कि अगर इंजीनियरिंग सबका सेम है, थोड़ा सा मैनेजमेंट का डिफरेंट है, और फिर आपके पास जो है ना वो नेचुरल साइंसेज और बायो साइंसेज आ जाती है उनका, फिर थोड़ा क्योंकि उनके अंदर वो बायो का कंपोनेंट डाल देते हैं मैथ को सही रिप्लेस सही। करके, तो ये फर्क होता है बस। यानी कि इसमें सिर्फ बायो वाला का थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी तकरीबन सबके सेम ही होता है टेस्ट, ठीक है। बिल्कुल सबका सेम होता है। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हमारा टेस्ट हो गया, एंट्री टेस्ट हो गया, और हम क्या हो गए जी, सिलेक्ट हो गए उस टेस्ट में। अच्छा, उसके जी जी। बाद क्या नस्ट इंटरव्यू अरेंज करती है, मींस के बाकी यूनिवर्सिटीज को देखा जाए, कॉन्सर्ट्स को वो भी अपना इंटरव्यू लेती है, और फास्ट को देखा जाए तो वो भी, और क्या नस्ट भी इस तरह करती है कि हाँ जी हमें इंटरव्यू चाहिए स्टूडेंट का जो सिलेक्ट हो गए। नहीं सर, नस्ट का कोई इंटरव्यू नहीं होता, ठीक है। आपने बस एनईटी पास करना है और आपको कोई किसी किस्म की हर्डल नहीं आएगी आगे। एनईटी बस आपने सिक्योर करना है अपना मार्क्स उसमें। सही। एनईटी का भी एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है कि अगर आपने 200 में से 120 मार्क्स ले लिए हैं ना, और आपके एफएससी के फर्स्ट ईयर में कह लें 420+ मार्क्स हैं, तो बस आपका एडमिशन नस्ट में किसी ना किसी जगह हो ही जाएगा। सही सही। ये एक बिल्कुल मिनिमम लिमिट है, थ्रेशोल्ड पॉइंट्स हैं ये। तो ठीक। इनके अगर आप इससे नीचे जाते हैं तो फिर थोड़ा रिस्की हो जाता है। सही सही सही। जी। सही। यानी कि इंटरव्यू के वगैरह का नहीं है, बस आपने एनईटी उनका नहीं जो नहीं टेस्ट नहीं, है वो पास करना होगा, ठीक हो गया। अच्छा कुछ भी नहीं है, नहीं अब्दुल्ला साहब, इंटरव्यू। जब सारे हमारे टेस्ट वगैरह क्लियर हो गए, और उसके बाद हम फी पे आ रहे हैं, ठीक है, जी जी। हमें पहले सेमेस्टर में कितनी फी पे करनी पड़ती है, कि आया को जो एडमिशन फी होती है उसमें ट्यूशन फी और ये सारी टोटल मिला के पहले सेमेस्टर की कितनी होती है, और बाद में हमारी कितनी कितनी हो जाती है, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। जी सर, पहले सेमेस्टर में जो है ना वो कुछ इस तरह होता है कि इनका जो सबसे पहला चालान जनरेट होता है ना, उसके अंदर आपकी सेमेस्टर फी जो है वो अराउंड 1 लाख होगी, ठीक अच्छा है। हम लोग जब 2019 में आए थे तो उस वक्त इनकी फी थी 95,000, अच्छा। अच्छा। लेकिन इस वक्त इनकी जो फी है वो तकरीबन 110 हो चुकी है, 110 113 इसके अराउंड हो गई है, ठीक है। तो जो पहला चालान आपका जनरेट होगा ना, उसके अंदर आपकी होती है सेमेस्टर फी 95, चले 1 अगर हम कर लें एस्टिमेटेड डिजिट 1 लाख होगी। उसके बाद आपके जो है ना वो आता है रजिस्ट्रेशन फी या एडमिशन फी जिसे आप कह सकते हैं, ये नॉन रिफंडेबल फीस हैं। सही। सेमेस्टर फी नॉन रिफंडेबल है, एडमिशन फी नॉन रिफंडेबल है, ये 25,000। उसके बाद आपका जो है ना 10,000 सिक्योरिटी होती है, अच्छा अच्छा। वो आपको रिफंडेबल है आफ्टर 4 इयर्स, वो आपके पास रिफंडेबल होगी। और उसके बाद जो है ना कुछ वो लाइब्रेरी वगैरह और इमरजेंसी और मेडिकल अलाउंसेस वगैरह वो डाल के, तो तकरीबन 150K के अराउंड आपका जो है ना वो पहला चालान जनरेट होता है, जिसको सही। आपने जो है तकरीबन जब आपको कॉल आ जाए, मैसेज आता होता है इनका उसी अकाउंट पे ना, हम्म। जो आपने इनकी साइट पे बनाया था, वहां पे आपको ये नोटिफाई करते हैं, कॉल भी आ जाती होती है, मैसेज भी आ जाता है। तो उसके आपने तकरीबन 1 वीक के अंदर अंदर वो चालान पे करना है। ठीक ठीक ठीक।
एक यहाँ पे चीज मैं और मेंशन करना चाहूंगा कि अक्सर ये होता है कि जैसे मैंने फर्ज किया कि जो है ना, लेट्स सपोज मैंने अप्लाई किया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है, अपनी प्रेफरेंसेस में, लेकिन एट द टाइम ऑफ कॉल या जब मुझे एडमिशन की कॉल आई है तो उस वक्त उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया है बीएस फिजिक्स में, ठीक है, एक नेचुरल साइंस की डिग्री है बीएस फिजिक्स। मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ये करना चाहिए कि मुझे ये नहीं होना चाहिए कि मैं चालान ही ना पे करूँ। चालान में फौरन पे करूंगा, ठीक है। ठीक उसके बाद इनका ये होता है कि तकरीबन जो है ना वो 9 to 10 इनकी मेरिट लिस्ट लगती हैं, 9-10 मेरिट लिस्ट लगती हैं, स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, है। आगे आगे फ्लो करते जाते हैं। उससे ये होता है कि अगर मैं शुरू में बीएस फिजिक्स में आया था ना, तो हो सकता है कि 2-3 मेरिट लिस्ट के बाद जो है ना मेरा मेरिट अपग्रेड हो और मैं किसी इंजीनियरिंग फील्ड में आ जाऊँ, अगर आपका वाकई नस्ट में आने का प्लान हो तो, सही। ठीक है। इन केस अगर आप कहते हैं कि आपने जो है वो बीएस फिजिक्स तो किसी सूरत नहीं करना, और हो जाता है किसी किसी साल इस तरह होता है कि मेरिट जो है वो आगे नहीं जाता, तो उस केस के अंदर फिर जो है ना वो मुख्तलिफ उनके रूल्स हैं कि आपको जो है ना तकरीबन 40% फी बैक मिलेगी और इस तरह के केसेस हैं। ठीक ठीक। लेकिन अगर एक बच्चा ये कह रहा है कि उसने नस्ट में एडमिशन लेना है तो उसे चाहिए कि वो फी फौरन पे करे। उसके बाद इनकी जगह बनती रहती हैं, मेरिट अपग्रेड होता है, उसके बाद इधर इनका नस्ट का जो है ना जिसमें मैं हूँ इस टाइम वो है इस्लामाबाद H12 सेक्टर ना, ये इनका सबसे मेन है सही। जो है वो कैंपस है। इसके अलावा पिंडी में है इनका एक कैंपस, रिसालपुर में है। इस तरीके से आपकी कहीं ना कहीं जगह बन जाती है, लेकिन वो उसी केस में बनेगी अगर आपने इनका चालान पे किया होगा। सही सही, यानी कि चालान पे करना जरूरी है और मेरिट अप एंड डाउन होता है बिल्कुल और वो बंदे को जगह मिल ही जाती है। अच्छा। मिल जाती है बिल्कुल। अच्छा अब्दुल्ला साहब, हमें ये बताइएगा कि अभी हमारी ट्यूशन फी होगी और कुछ स्टूडेंट होते हैं जो चाहते हैं कि जी हम अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ें, लेकिन ये होता है बिल्कुल कि उनका जो बैकग्राउंड होता है फाइनेंशियली वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते। तो क्या यूनिवर्सिटी बिल्कुल। उनके लिए स्कॉलरशिप्स वगैरह का अनाउंस करती है या क्या होता है उनका सिस्टम, वो थोड़ा बता दें। अच्छा सर, इसके अंदर एक जो है ना थोड़ा सा नस्ट का ड्रॉबैक है, और वो इसका ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं है। अच्छा अच्छा। अगर आप जो है वो एनईटी के अंदर जो है चाहे फर्स्ट पोजीशन हासिल कर लें, आपका मेरिट बहुत हाई चला जाए, यू आर जो है ना हाईली टैलेंटेड, लेकिन आपको उस बेस पे कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ना हम्म, ही नस्ट ऑफर करेगी, ठीक है। नस्ट की एक स्कॉलरशिप है जो कि इनकी है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, और सही वो स्कॉलरशिप जो है वो काफी हद तक इफेक्टिव है, मतलब कि उसके अंदर आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, सही सिवाय आपके जो है ना वो थोड़े मेडिकल अलाउंसेस वगैरह के अलावा आपकी सेमेस्टर फी, आपका फर्स्ट वाउचर, सब कुछ जो है ना वो आपका फ्री हो जाता है। सही सही। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का अब ये सीन होता है कि जब आप अपने एनईटी के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो आई थिंक थर्ड एनईटी के बाद उसका फॉर्म आपकी साइट पे विजिबल हो जाता है, जो सही अकाउंट आपने बनाया होता है ना उसमें आपने वो अप्लाई करना है। उसका थोड़ा प्रोसीजर ये है कि नर्स जो है ना उसके अंदर थोड़ी वेरिफिकेशन अपनी करवाती है, जाहिर सी बात है कि जो है ना, तो जाहिर सी बात है कि आपने जो है ना उन्होंने जब आपको फुल फंड करना है, उसका पूरा पे करना है आपने, हम्म, प्रोसीजर है, तो वो जो है ना अपनी थोड़ी वेरिफिकेशन करवाती है। उस केस में ये होता है कि नस्ट अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को आपकी लोकेशन पे भेजती है जो आपने एड्रेस दिया होता है, ठीक है। हम्म, वो लोग वहाँ आके जो है वो चेकिंग करते हैं। चेकिंग से मुराद बस आपके घर आते हैं, देखते हैं कि आर यू रियली नीडी पर्सन, ठीक है। अगर एक बंदा जो है वो नीडी नहीं है लेकिन वो ऐसे ही अप्लाई कर देगा तो उसकी रिजेक्शन ही है, उसको सही वो रिजेक्ट कर देते हैं। सही। लेकिन अगर एक बंदा उसने एनईटी में क्लियर कर लिया है, वो एक एलिजिबल क्राइटेरिया हर सब कुछ पूरा कर रहा है, लेकिन अगर सिर्फ उसे फाइनेंशियल सपोर्ट है तो नस्ट उसको पूरा सपोर्ट करेगी। ठीक ठीक ठीक। अच्छा ठीक है। यानी कि इसके अलावा एक हम्म पिछले साल इसके अलावा एक और चीज थी कि जो है ना इस गवर्नमेंट ने जो है ना एक एहसास प्रोग्राम शुरू किया था, हम्म। और अभी चल रहा है। वो भी नस्ट को जो है ना वो सपोर्ट करती है, नस्ट उसको कि अगर आप अपना जो है ना वो एहसास के थ्रू अगर आप अपनी स्कॉलरशिप ले लें तो नस्ट जो है वो उसको सपोर्ट करेगी और आपके सारे एक्सपेंडिचर जो है वो खत्म हो जाएंगे। ठीक ठीक, यानी कि इसका मतलब है कि जो बंदा अगर अच्छी स्टडी करना चाहे और यूनिवर्सिटीज हमारी जो है फुली सपोर्ट करती हैं कि ये नहीं है बिल्कुल। कि हम अपना बिल्कुल ही ये हो जाएं कि डिसहार्ड हो जाएं यार हम इतने जी जी पैसे जी कहाँ से बिल्कुल। पे करें, कि यानी यूनिवर्सिटी और हमारी गवर्नमेंट पूरा पूरा हमें सपोर्ट करती है ताकि हम एक अच्छी स्टडी हासिल कर सकें। बिल्कुल अच्छा तो बिल्कुल हमें ऐसे। ये बताइएगा अब्दुल्ला साहब कि इसमें हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो क्या हमारी नस्ल में भी इंटरनेशनल बिल्कुल स्टूडेंट है? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पे काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, हमारे अफ्रीका के आए होते हैं, नाइजीरिया के हैं, ठीक है। उसके अलावा असल में ये स्टूडेंट्स जो है ना ये आते हैं हमारे पास एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू। हम्म, हमारे कुछ स्टूडेंट्स इन कंट्रीज में जाते हैं, ठीक है, वहाँ से हमारे पास आते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो है ना वो यूएई से, सऊदीया से, इस तरह के मुल्कों से भी हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आए होते हैं।
तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जी यहाँ पे हैं, बिल्कुल हैं। जी, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है और हमारे पाकिस्तान से भी काफी दूर दूर इलाकों से स्टूडेंट वहाँ पे आते हैं, तो क्या जी नस्ट जी। यूनिवर्सिटी के कुछ अपने हॉस्टल वगैरह हैं या फिर हमें बाहर सिविल हॉस्टल वगैरह में रहना पड़ता है? सर नस्ट का इस तरह है कि इनके अपने काफ़ी हॉस्टल हैं, तकरीबन जो है ना वो 8 ब्लॉक्स होंगे इनके हॉस्टल्स के ना। हम्म, और 8 के अंदर तकरीबन आप कह लें एवरी 300 स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे अभी भी रेजिडेंट हैं। सही। तो इनका ये है कि नस्ट की, क्योंकि जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो इनके हॉस्टल जो है ना वो हर साल कम ही पड़ जाते हैं। ठीक ठीक। जिस साल हम लोग आए थे उस साल इन्होंने 2 नए ब्लॉक्स को इनॉग्रेट किया था और हमें उन्होंने वहाँ पे जो है ना वो किया था सेटअप। तो अब ये है कि जो इस साल स्टूडेंट्स आए हैं उनको थोड़ी मुश्किलात फेस करना पड़ी हैं। और हमारे नेस्ट के बाहर ही साथ ही जो है वो प्राइवेट हॉस्टल्स भी काफ़ी हैं, तो उनको हम्म, जो है ना वहाँ स्टे करना पड़ रहा है। तकरीबन उन्हें फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो वहाँ स्टे करना पड़ेगा। ठीक। उसके बाद जो है ना उन्हें नेस्ट के अपने हॉस्टल्स मिल जाएंगे। सही और बाकी यहाँ पे काफ़ी हॉस्टल्स हैं लेकिन फुल हैं। इस वजह से थोड़ा जो है ना स्टूडेंट्स को मसला फेस करना पड़ता है, इशू आता है। सही सही। अच्छा, तो आप हमें थोड़ा सा ये बताएं, जो नस्ट के अपने हॉस्टल हैं, इसमें जी एक जी। सेमेस्टर की कितनी फी होगी और हम बाहर रह लेते हैं और उनकी कितनी फी होगी, वो ये थोड़ा बता दें। सर नेक्स्ट का ये है कि आपका जो 6 मंथ जो होता है ना सेमेस्टर, उसका एक चालान होता है जो कि हॉस्टल का होता है। वो होता है आपके पास 24,000। ट्राई सीटर रूम होते हैं, 3 बेड्स पर रूम होगा, वो वॉशरूम कॉमन होंगे, ठीक है। उसके अलावा जो आपको सारी बेसिक फैसिलिटीज मिलेंगी, हम्म, तो उसका जो रेंट है वो है 24,000 पर 6 मंथ। सही। ठीक है, तो वो अप्रोक्सीमेटली 4,000 पर मंथ आ जाता है, ठीक है। ठीक ठीक। उसके बाद जो यहाँ का मेस का सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और मेस का ये है कि वो तकरीबन जो है ना आपके पास 280 रुपीज पर डे के हिसाब से है, ठीक है। और वो मंथली चार्ज किया जाता है आपको, वो तकरीबन बनता है 8,000 के अराउंड। सही। ये आपका मेस का है। और उसके बाद 24,000 जो है वो आपका रेजिडेंशियल चलान होता है जो आप यहाँ रह रहे होते हैं। ठीक तो ठीक। ये आप कहने तकरीबन 12,000 13,000 आपका पर मंथ बन जाता है। और ये जो है ये स्कॉलरशिप के अंदर इंक्लूड नहीं होता। सही। जी, ये जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप नस प्रोवाइड हम्म, करती है इसमें ये चीज़ इंक्लूड नहीं होती, ये आपको पे करना पड़ेगा। सही सही। यानी कि स्कॉलरशिप जी में सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटीज की फी वगैरह ही होगी, और बाकी हॉस्टल जी वगैरह का बिल्कुल, और मेस वगैरह वो हमें खुद अपनी जेब से देना पड़ेगा। वो हमें ठीक खुद होगा। करना पड़ेगा। ठीक होगा। और कंपैरेटिवली अगर हम देखें जो बाहर इनके जो सिविल है ना, हमारे पास कमर्शियल हॉस्टल्स वगैरह है, उनमें हम्म, ये है कि रेट्स उनके तकरीबन यही हैं, हम्म, इससे मिलते जुलते ही हैं। तकरीबन 13-14,000 पर बेड होता है, लेकिन वहाँ पे क्वालिटी बहुत कम हो जाती है। अच्छा तो अच्छा। नस्ट के हॉस्टल्स में ये एक सीन है कि ये बहुत ही लेविश हॉस्टल्स होते हैं, सब साफ सुथरे, क्लीनलीनेस एवरीथिंग जो है ना वो आपकी अप टू डेट होती है। तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी जो है ना मैटर करती है। ठीक ठीक ठीक। सही होगा सही होगा। जी, यानी कि हॉस्टल में भी हमें मिल जाता है, लेकिन थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अच्छा। थोड़े से पैसे। और हमें नस्ट कौन कौन सी डिग्री दे रही है? जैसे आपने बताया कि जी हमें इंजीनियरिंग वगैरह की, सीएस की, और कुछ बीबीए वगैरह की होगी, या एलएलबी, कुछ इस तरह की भी डिग्री ऑफर कर रही है कि नहीं? जी सर, नस्ट की जो है ना वो 3 मेन डोमेन है, जिस तरह मैं पहले भी बता चुका था। टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज है, जिसके अंदर हम्म, आपकी सारी इंजीनियरिंग और उनके रिस्पेक्टिव साइंसेज आ जाती हैं, सही। ठीक है। इसके अंदर आपके पास जितनी मेन इंजीनियरिंग है ना, जिसके अंदर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मटेरियल, और जो मेरी है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये हम्म, सारी इंजीनियरिंग जो है वो इसके अंदर आ जाती है। उसके बाद आपके पास कुछ साइंसेज हैं, इन्वायरमेंटल साइंसेज है, नेचुरल साइंसेज हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसमें बीएस फिजिक्स वगैरह आता है। उसके बाद इनके जो है बायो साइंसेज से रिलेटेड कुछ चीज़ें आ जाती हैं, और वो बायो अप्लाइड साइंसेज में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर ने एलएलबी भी शुरू करवा दिया है। ये आपके हम्म, पास जो है वो आई थिंक 5 साल का प्रोग्राम है या 4 साल का है। सही सही। वो एक प्रोग्राम शुरू करवाया। उसके अलावा जो है जितने आपके पास ये बीएस मैथ्स कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये हर तरह की डिग्रीज जो है वो भी हुए हैं हमारे पास। उसके बाद जो है ना आपके पास एक है यहाँ पे आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग और आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग। हम्म, ये एक इंजीनियरिंग है जो कि नस प्रोवाइड करता है। सही सही। तो इस तरीके से काफ़ी सारी फील्ड्स हैं। तो वो ये मसला नहीं है कि फील्ड्स में कमी है, तो वो सारा कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक ठीक। यानी कि हर तरह से जो नस्ट है वो स्टूडेंट को हर फील्ड प्रोवाइड कर रही, हर डिपार्टमेंट है इसमें तकरीबन तकरीबन। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे हम देखेंगे जी, ये हमारे इस्लामाबाद में यही नस्ट है, आप मेन कैंपस में है।
तो यहाँ का इन्वायरमेंट के बारे में, यूनिवर्सिटीज के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि हमें काफी ये सारा इशू फेस करना पड़ता है ज्यादातर हमारी गर्ल्स को, कि यूनिवर्सिटी में वो सिक्योर नहीं है, जी जी। स्टूडेंट इस तरह से हैं, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, इसके बारे में थोड़ा हमें बता दीजिएगा। सर ये जो इन्वायरमेंट है ना, ये आपका डिपेंड करता है, आपकी जो रैंकिंग है ना वो आपके यूनिवर्सिटी के इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है, ठीक है। सही। आपकी यूनिवर्सिटी को अच्छा रैंक उस वक्त मिलता है जब यहाँ पे हर किस्म की इंडिपेंडेंस हो, ठीक है, हर किस्म का सिक्योर हो। तो उसमें ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे सिक्योरिटी इशू होंगे। ये तकरीबन जो यूनिवर्सिटी है एक पूरे सेक्टर पे बेस करती है ना, तो हम्म। एरिया काफ़ी बड़ा है। हम्म। गर्ल्स हॉस्टल बीच में है काफ़ी, जिस तरह बॉयज़ के ज़्यादा सारे हॉस्टल, इसी तरह गर्ल्स के भी बीच में ही उन्होंने किए हैं और उनको इधर ही कैटर किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा गर्ल्स को जो है ना वो अच्छे तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, उनके हॉस्टल्स का जो सिस्टम है वो काफ़ी हद तक अच्छा है। तो ये किसी किस्म का इशू नहीं आता यहाँ पे, और हो भी तो बहुत कम, मतलब कि बहुत माइन्यूट इश्यूज होते हैं, ये इस तरह का बहुत कम होता है ना। सही सही। तो दूसरी बात ये कि जो इनके अंदर हॉस्टल है उनको जो है वो इनकी कर्फ्यू टाइमिंग्स होती हैं कि अलर्ट्स जो है ना, अब जिस तरह हमें यह है कि गर्ल्स हॉस्टल जो है ना वो 10 बजे रात को बंद हो जाना है, उसके बाद ना कोई गर्ल्स बाहर आ सकती हैं ना अंदर जा सकती हैं, सही। ठीक है। हमारा जो बॉयज का होता है वो 11 बजे होता है। तो दीज आर द कर्फ्यू टाइमिंग और रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि स्टूडेंट्स पे अप्लाई की जाती हैं। रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। और जो है ना उनके फाइन्स हैं, फिर इस तरीके से उनके सारे प्रोसीजर्स हैं। इनकी एक अपनी पूरी फोर्स है नस्ट की, सही सही। टास्क फोर्स के नाम से, वो पेट्रोलिंग पे होती है, गार्ड्स हैं हर जगह। तो वो बिल्कुल एक, और वैसे भी ये जो है ना वो सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो है, और मैनेज्ड बाय आर्मी है। तो हम्म। वो इसमें किसी किस्म का इशू नहीं है इस तरह का ना। सही इस सही। तरह ही है। यानी आपके कहने का मतलब है फुल सिक्योर इन्वायरमेंट है, हमें हमारी गर्ल्स फुल सिक्योर हैं, हमें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, और ये पूरा पूरा नस जो है अपने स्टूडेंट्स का ध्यान रखते हैं। बिल्कुल सर ऐसे। और एट द एंड हम आपसे ये पूछेंगे, आखिरी क्वेश्चन जो है कि आप जब स्टार्ट में आए थे, आपको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, आया कि स्टडी के हवाले से हो या हॉस्टल के हवाले से हो, या कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, तो आप जो हमारे न्यू आने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे कि आपको इस तरह चलना चाहिए, इस तरह आप ज़्यादा कामयाब होंगे, और ये चीज़ों से आप लोगों को दूर रहना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें पहले तो ये आ जाता है कि आपका जो है ना हॉस्टल अलॉटमेंट एक थोड़ा इशू आ जाता है। जो बच्चे दूर से होते हैं, जैसे कि मैं खुद भावनगर से था, तो तकरीबन 8-9 घंटे हमें लग जाते हैं आते आते। तो हम्म। ये यहाँ पे आके एक बिल्कुल एक नया इन्वायरमेंट होता है, एक मुख्तलिफ शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, इनका एक अपने सिस्टम है सारे। तो यहाँ पे आके एक नया बच्चा जो है वो वाकई ही टेंस हो जाता है, टेंशन में आ जाता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, और उसको जो है ना वो मसले मसाइल बनते हैं। हम्म। तो उसमें ये होता है कि कोई जो है ना वो घबराने का मसला नहीं होता, ठीक है। वो कहते हैं ना कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, तो सही सही। हौसले में रहना है आपने, किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी है आपको। हॉस्टल, अच्छा मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे आते ही हॉस्टल मिल गया था तकरीबन 1 महीने के बाद ना। तो कुछ को होता है कि उन्हें 1 साल तक भी वेट करना पड़ता है, क्योंकि हॉस्टल्स नहीं होते हैं, तो अब उनका मसला है, ये कहने मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पे नस्ट भी कुछ नहीं कर सकती ना, हम्म। इसलिए उनको बाहर जो है ना प्राइवेट हॉस्टल में स्टे करना पड़ता है। तो ये थोड़ा इशू आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि यहाँ पे जितनी भी इंजीनियरिंग है ना, इनका जो पहला सेमेस्टर होता है ना, पहला 1 या 2, उसके अंदर आपके मेजर सब्जेक्ट्स जो है ना वो मैक्सिमम 2 होते हैं, सही। 1 या 2। बाकी जो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं ना वो होते हैं कॉमन सब्जेक्ट्स। हम्म। कॉमन सब्जेक्ट्स में ये होता है कि आपके पास वही कैलकुलस आना है जो आप पीछे पढ़ के आए हैं, जो आप पीछे मैथमेटिक्स के नाम से पढ़ के आए थे वो यहाँ पे कैलकुलस बन गया है, सही सही। ठीक है। फिजिक्स पढ़ के आए थे तो वो यहाँ आके अप्लाइड फिजिक्स बन गई है, सही ठीक सही। है ना। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बस जो है ना वो इन डिटेल चीजें जाती हैं। पहला जो है ना आपका इंग्लिश आ जाती है, पाक स्टडीज आ गए, इस्लामिक स्टडीज आ गई, इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं। हम्म। तो उसके अंदर मसला इतना नहीं बनता होता। दूसरा ये होता है कि जो है ना कुछ चीजें हमें भी पहले बताई जाती थी, समझ नहीं आती थी, लेकिन अब जब सेमेस्टर गुजरे हैं, 5-6 सेमेस्टर हो गए हैं, तो पता लगा है जीपीए जो है ना वो यहाँ का एक स्कोर होता है जिसके जरिए जो है वो आपका मैटर, रिजल्ट सारा मैटर करता है। ये आउट ऑफ 4 ग्रेड होता है आपका, जो सही 4 में से आपने सिक्योर करना होता है। सही। तो इसमें ये होता है कि आपने जो जीपीए पहले 2 सेमेस्टर्स में गेन कर लिया है ना, वो सही। आपका सीजीपीए बन जाता है। ठीक। सीजीपीए इज जस्ट एवरेज, एवरेज ऑफ ऑल द जीपीएस यू गेट इन द सेमेस्टर। सही सही। अब मसला इसमें ये होता है कि अगर आपका पहले सेमेस्टर में जीपीए ड्रॉप कर गया है, तो अब जब आप अगले सेमेस्टर में जीपीए उठाएंगे ना तो वो एवरेज उठेगी, सही। तो वो बहुत माइन्यूट डिफरेंस डालेगा। ठीक ठीक।
यानी है ना। कि तो हमारे स्टूडेंट को स्टार्ट से थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए और जीपीए अच्छा मेंटेन बिल्कुल, कर ले। इसके अगर मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ, मेरा ख्याल है शायद बच्चों को ना समझ आ रही हो, तो उसमें होता है कि अगर आप पहले सेमेस्टर में जीपीए ले रहे हैं 3, हम्म ठीक है, अगले में आपने लिया है 3.5, तो हम्म, 2 सेमेस्टर के बाद आपका जो सीजीपीए होगा ना, वो इन दोनों की एवरेज होगी, जो कि होगा 3.25। सही सही। ठीक है। अब आप अगर तीसरे सेमेस्टर के अंदर आप 4 आउट ऑफ 4 भी स्कोर कर लेते हैं ना, तो आपका सीजीपीए 4 नहीं बन सकेगा किसी भी सूरत, ठीक ठीक। वो लाई करेगा 3.5 के आगे पीछे। सही तो सही। इसमें ये होता है कि अगर आप, हमारे यहाँ पे कुछ दोस्त हैं मेरे भी, तो उनके साथ ये है कि उन्होंने पहले सेमेस्टर में वो थोड़ा वीक हो गए ना, मतलब कि कोई, मतलब जिस तरह होता है कि प्राइवेट हॉस्टल है, आना हम्म, जाना सब्जेक्ट नहीं समझ आया, टीचर के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई, तो उसकी वजह से उनके जीपीए शुरू में ड्रॉप हुए, लेकिन उन्होंने 4th 5th सेमेस्टर के अंदर जो है वो काफी हार्डवर्क किया, तो उनके जीपीए काफी अच्छे आए, लेकिन अब उनका सीजीपीए नहीं बढ़ रहा। तो सही। ये इशू एक बच्चों को आ जाता है, तो इस बारे में मैं चाहूंगा कि वो पहले ही क्लियर हो, कि पहले जो 1 2 सेमेस्टर है ना, वो थोड़ी मेहनत कर लें, आगे 3 साल उन्होंने इसी यूनिवर्सिटी में रहना है, सब कुछ मिल जाएगा, कंपनी यार दोस्त, लेकिन शुरू में थोड़ा मेहनत करना है। सही सही। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला साहब। बस स्टूडेंट को यही चाहिए कि हार्ड वर्क करे स्टार्ट में ही। बिल्कुल सर। पहले दो जो सेमेस्टर हैं वही आपके अच्छे गुजरेंगे तो आपकी पूरी की पूरी डिग्री अच्छी गुजरेगी। बिल्कुल। एक थैंक चीज यू मैं सो आपके मच। चैनल के जरिए जी। जो है ना, वो अपने जूनियर्स को भी बताना चाहूंगा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की फील्ड से निकलना है। सही। ठीक है, इन दो फील्ड्स के अंदर कुछ नहीं रखा। आवाम सारी जो है हमारे पाकिस्तान में अभी भी यही ट्रेंड है, आवाम मेडिकल में जा रही है, बायो रख लेते हैं, आगे जाके मेरिट नहीं बनता, फिर जो है ना वो डिस्टार्ट हो जाते हैं। सही। मैं खुद क्योंकि थोड़ा उस वक्त जो है ना एफएससी का एक स्टूडेंट होता है ना सर, वो देख रहा होता है ट्रेंड, वो देख रहा होता है कि इस ट्रेंड वाला जो है वो आगे चल रहा है, तो वो उसी ट्रेंड के पीछे लगता है। हम्म। मैंने इसको थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश की थी, तो इसलिए मैंने एक नॉन प्रोफेशनल, प्रोफेशनल तो है ये, लेकिन एक जो है ना कहेंगे आप लोगों ने भी कम ही सुना होगा, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो मैं क्योंकि इसमें आया था, वजह क्या थी, सिर्फ यही थी, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, दीज आर द सैचुरेटेड फील्ड्स। ठीक है, यहाँ पे इतनी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है कि वो अब न्यू स्टूडेंट्स को एब्जॉर्ब करे। अगर तो आप में बहुत ही आप हाईली टैलेंटेड हैं और आपका पैशन है कि आपने इलेक्ट्रिकल में जाना है, मैकेनिकल में जाना है, देन इट्स ऑल गुड। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि ठीक है बस इंजीनियरिंग करनी है, तो इससे हटें। और बहुत फील्ड हैं, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में आए, ठीक है, आपके पास जो है ना, बायो वालों को मैं स्पेशल ये एडवाइस देना चाहूंगा, बायो अप्लाइड साइंसेज में आए। हम्म। अब यहाँ पे होता क्या है, हमारे पास बच्चा एफएससी में लेता है, 1000 से प्लस नंबर लेता है, एमकेट सिक्योर करता है, और उसके बाद जो है ना मेरिट अगर नहीं बनता, तो फिर सीधा जाता है बीएस जोलॉजी में, बीएस हम्म, बॉटनी में। ठीक है, तो उसको चाहिए कि थोड़ा सा जो है ना वो ऊपर अपना स्टेप रखे, बायो साइंसेज की तरफ आए, अप्लाइड साइंसेज की तरफ आए, बायोटेक्नोलॉजी में आए। दीज आर द अपग्रेडिंग जो है ना वो आपके पास डिग्रीज हैं, और ये बढ़ रही हैं, इन्हीं की डिमांड बन रही है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो नस्ट इनको बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे जो है ना वो स्पेशल सेंटर्स बने हुए हैं, जहाँ पे जो है ना इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग मेडिकल चल रही है, मेडिकल साइंसेज के जरिए चल रही है। और इस तरीके से जो है ना, तो उन्हें चाहिए कि थोड़ा अपना जो है ना वो चेंज करें। पाकिस्तान के अंदर वैसे ही काउंसलिंग की बहुत कमी है, कैरियर काउंसलिंग का तो नाम ही नहीं है ना, क्योंकि कोई कैरियर ही नहीं सिक्योर, तो कैरियर काउंसलिंग क्या हो। तो उन्हें चाहिए कि फिर भी किसी ना किसी सीनियर से एडवाइस ले लें, और इस तरीके से जो है ना वो अपना बनाए। जब हम लोग एफएससी में थे, तो लगता था कि भाई यही डिग्रीज होती हैं जो 4 5 है, सिविल मैकेनिकल है, बायो वालों की है, वो है, उसके अलावा बीएस फिजिक्स है, लेकिन यहाँ से पता चला है कि डिग्रीज बहुत हैं। आप करने वाले बने, आप अपने शौक के मुताबिक जाएं, अपना पैशन देखें, आप क्या करना चाह रहे हैं, और उस तरफ जो है ना वो अपनी डिग्रीज को परसू करें और अपना कैरियर बनाएं। सही सही। यानी कि हमारे हाँ डिग्रीज की कमी नहीं है लेकिन स्टूडेंट की कमी है जो कि उस डिग्री इंतजार कर रही है हमारे स्टूडेंट का, आप आए और हम आपका बिल्कुल। इंतजार कर रही हैं और आप ये चीज लें। ना कि वही एक चीज के पीछे, जैसे हमारे बड़े कह देते मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बस यही दो तीन फील्ड हैं, या पायलट बनेगा। इससे हट के भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कामयाब होने के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल। अब आप ये देखें कि हमारा जो यहाँ पे सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है ना, इनके तकरीबन अराउंड 200 स्टूडेंट्स होते हैं पर बैच। ठीक हम्म। है, 4 4 सेक्शन है, 50 50 स्टूडेंट्स का सेक्शन है, ठीक है, और भरे पड़े हैं। और हमारी अब इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग थोड़ी सी जो है ना वो साइड पे है, तो हमारे वही बैच में होते हैं 20 25 30, ये स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है। तो अब यहाँ से देखेंगे ट्रेंड किस तरफ हो जाता है, तो ये चीज़ आ जाती है। तो बाकी उसे चाहिए
ओके हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला साहब, आपने हमारे स्टूडेंट को, हमारे व्यूवर्स को बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया। अगर जी किसी जी भी व्यूवर्स का या स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो वो हमें कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन बता दें, ताकि हम अब्दुल्ला साहब तक पहुंचाएं और आपकी क्यूरी को सॉल्व किया जाए। मिलते हैं बिल्कुल नेक्स्ट सर, वीडियो के मैं साथ। क्यूरीज एड्रेस करूंगा। क्यूरीज सर जो भी हूँ इंशाल्लाह एड्रेस कर दूंगा मैं, जो भी मसले मसाइल बच्चों को आए, कोई इंशाल्लाह मसला जी नहीं है। जरूर। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।